We start with question number 4 today. ठीक है guys. A, B and C were partners in a business sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. यहाँ पर दिया हुआ है 3:1 का रेशियो दिया हुआ है, 3 पार्टनर्स है. ठीक है, इनकी रेशियो क्या है गाइस? 3:1. आगे लिखा है द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2012 वाज एज अंडर. यहाँ पर इनकी बैलेंस शीट दी गई है. अच्छा, बैलेंस शीट में डेट देख लेना याद से, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि हमें जब प्रॉफिट निकालना रहता है तो उसके लिए डेट्स कंसीडर करनी पड़ती है. ऑन द लायबिलिटी साइड we have creditor, bills payable, general reserve and capital. On the asset side, we have cash, bill receivable, debtor, RDD, investment and land and building. These are the assets and liability given in which 3 partners are there. अब देखो आगे क्या बोला है गाइस. बैलेंस शीट के नेक्स्ट लाइन पे on 30th September 2012 C died. किसका डेथ हो रहा है? C का. 30th September को गाइस किसकी डेथ हुई? C की, बराबर है. एंड इट वाज एग्रीड दैट. तो अब क्या होगा गाइस, जो C है इसको हम डिसीज पार्टनर बुलाएंगे एंड A एंड B विल बी कॉल्ड एज सर्वाइविंग पार्टनर. सर्वाइविंग पार्टनर को कोई कोई लोग न्यू पार्टनर भी बुलाते हैं. ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं गाइस. पॉइंट नंबर 1, द एसेट्स रीवैल्यूड. एसेट्स वो रीवैल्यू किए गए गाइस. उसमें बोला लैंड एंड बिल्डिंग 20,000, इन्वेस्टमेंट 23,600. 2 एसेट्स रीवैल्यू हुए, एक तो लैंड एंड बिल्डिंग और दूसरा इन्वेस्टमेंट. तो मैंने ये दोनों को हाईलाइट कर लिया है. अच्छा, हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि ये दोनों के एडजस्टमेंट है, सो वी हैव टू लीव 1 लाइन फॉर द एडजस्टमेंट. पॉइंट नंबर 2 इंपॉर्टेंट, ऑल डेटर्स आर रिकवरेबल. अच्छा, अभी इसका मतलब क्या? सी ऑलरेडी हमारे पास इधर आरडीडी दिखा रहा है. कितना आरडीडी दिखा रहा है गाइस? हाउ मच इज आरडीडी? ऑलरेडी हमारे पास कितना है? ऑलरेडी आरडीडी कितना दिया हुआ है? 2000. मतलब हमने अज्यूम किया था कि यहाँ पर बैड डेट्स होगा, पर ये लोग बोल रहे हैं ऑल डेटर्स आर रिकवरेबल, मतलब कोई भी आरडीडी होने वाला नहीं है. तो आरडीडी कितना होगा? 0. ठीक है, तो अभी ये बार आरडीडी हमको नहीं दिखाना है. क्यों नहीं दिखाना है? क्योंकि इधर बोला है ऑल डेटर्स आर रिकवरेबल, बोला है रिकवरेबल, क्लियरली मेंशन्ड है गाइस. ठीक है, तो डेटर्स का भी एक एडजस्टमेंट हो गया. नेक्स्ट, गुडविल ऑफ द फर्म shall be twice the average profit. अच्छा, गुडविल बोला है twice the average profit of last 4 years. मतलब हमें गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा गाइस. आगे, प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 years, 4 साल का प्रॉफिट दिया है. 2008-9 का 90,000, 90,000, 80,000 और 1 लाख, ऐसे देखो 4 साल का प्रॉफिट दिया है. तो ये हमारे गुडविल कैलकुलेट करने के लिए यूज होगा. पॉइंट नंबर 4, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द डेट ऑफ डेथ was calculated on the basis of average profit of last 2 years. अभी सी का जो प्रॉफिट शेयर है वो लास्ट 2 years के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे लेने बोला है. अच्छा, बहुत लोग बोलेंगे सर ये ऐसा क्या है, इसका मतलब क्या है? गाइस, अभी सिंपल लॉजिक ये है कि ये बैलेंस शीट 31 मार्च की है और सी की डेथ कब हुई? 30 सितंबर. मतलब ईयर एंड होने के बाद उसने 6 महीना काम किया, तो 6 महीने में बिजनेस ने कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो अर्न किया होगा. सो ही डिजर्व सम प्रॉफिट फॉर दैट पीरियड. मतलब उसने 6 महीना काम किया है, सो उसका 6 महीने का प्रॉफिट शेयर तो बनेगा. तो हमें क्या करना है, अभी उसने 6 महीने का प्रॉफिट कितना है वो तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि फाइनल अकाउंट जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो एंड ऑफ द ईयर बनता है गाइस. इट इज प्रिपेयर्ड एंड ऑफ द ईयर. तो हम अभी क्या करेंगे, लास्ट 2 years के बेसिस पे उसका 6 महीने का जितना भी प्रॉफिट है उसको हम पे करेंगे. वी विल पे ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज. ठीक है, आगे, prepare profit and loss, adjustment account, capital account and balance sheet of A and B. ठीक है guys, I start with the sum. Very first thing, सबसे पहले हमारा पहला स्टेप क्या था guys? What was the first step? The first step is transfer of assets and liability. तो हमें assets and liability ट्रांसफर करने guys. I start with my assets. अच्छा, assets में सबसे पहला मेरा कैश, तो कैश को मैंने कैश अकाउंट में ट्रांसफर किया. अच्छा गाइस, कैश अकाउंट एक टाइम पे नहीं भी बनाओगे चलेगा. ठीक है, इफ यू डोंट प्रिपेयर कैश अकाउंट, रीजन ये बता रहा हूँ क्योंकि इसमें कैश का कोई भी ट्रेडिंग नहीं हो रहा है. देयर इज नो एंट्री फॉर कैश. तो डायरेक्टली तुम बैलेंस शीट में भी दिखा सकते हो. अगर तुम्हें नहीं दिखाना है तो ये यहाँ पर नहीं भी दिखाओगे चलेगा. लेट अस अज्यूम मैंने समझो नहीं बनाया, ये हटा दिया. ठीक है, मैंने यहाँ पर कैश अकाउंट को हटाया गाइस. अच्छा, वो तो बोलेंगे सर क्यों हटाया आपने, ऐसे क्यों किया?
मुझे कैश की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैश का कोई भी, देखो इधर कुछ भी पैसा आ रहा है या जा रहा है कुछ बोला नहीं है, तो मुझे कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। सो व्हाट आई एम डूइंग, मैंने कैश अकाउंट हटा दिया है, तो कैश के जगह पे मैंने गुडविल अकाउंट को ले लिया एंड बैलेंस शीट को थोड़ा मैं ऊपर शफल कर लेता हूँ। ठीक है गाइस। अच्छा, बहुत लोग का क्वेश्चन ये है कि सर आप कैश अकाउंट क्यों नहीं बना रहे हो, व्हाई यू आर नॉट प्रिपेयरिंग कैश अकाउंट। गाइस देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर कैश अकाउंट, ठीक है। सो आई एम रिमूविंग इट फ्रॉम देयर, मेरे फॉर्मेट में से मैंने उसको हटा दिया है, तो मैंने खाली 4 अकाउंट बनाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, ट्रांसफर एसेट्स एंड लायबिलिटी टू द रिस्पेक्टिव अकाउंट। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। वी स्टार्ट विद ट्रांसफर। ट्रांसफर में सबसे पहले हमारे पास है कैश। सो व्हाट आई डू, मैं सबसे पहले कैश को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा, कैश कितना है मेरे पास, 500 रुपया। उसके बाद नेक्स्ट कैश के बाद है बिल रिसीवेबल। अच्छा, बिल रिसीवेबल कितना है, बिल रिसीवेबल इज 2000। अच्छा, इसका कोई एडजस्टमेंट है नहीं है, सीधा बाहर जाएगा। कितना बिल रिसीवेबल, 2000। गॉट इट। बिल रिसीवेबल मैंने सीधा आउटर कॉलम में लिया गाइस। अच्छा, आउटर कॉलम में इसलिए क्योंकि देयर इज नो एडजस्टमेंट फॉर बिल रिसीवेबल। अच्छा, इसके बाद आता है डेटर्स। डेटर्स कितना है, 30,000। अच्छा, वो तो बोलेंगे सर इसमें आरडीडी दिखाना है, नहीं दिखाना है गाइस। क्यों नहीं दिखाना है, क्योंकि इधर बोला ऑल डेटर्स आर रिकवरेबल, मतलब हमारी डेटा की ग्रॉस वैल्यू 30,000 है, तो पूरा का पूरा रिकवर हो रहा है। वो लोग बोल रहे हैं ऐसे, कहाँ बोल रहे हैं, पॉइंट नंबर 2 में ऑल डेटर्स आर रिकवरेबल, तो सब रिकवरेबल हो रहा है, मतलब देयर इज नो बैड डेट्स, बराबर है। तो सीधा मैंने डेटर्स को बाहर ले लिया। नेक्स्ट, उसके बाद है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट 25,000। अच्छा, इन्वेस्टमेंट में इनर कॉलम में लूंगा, रीजन ये है क्योंकि इसका एडजस्टमेंट है रीवैल्यूएशन का। उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग भी इनर कॉलम में आएगा। कितना है लैंड एंड बिल्डिंग, 17,000। रीजन, इट हैज एन एडजस्टमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन, पॉइंट नंबर 1 में दिया है गाइस, देखो। ठीक है, आगे बढ़ते। आई प्रोसीड फर्दर। नाउ आई प्रोसीड ऑन द लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी में सबसे पहला हमारा कैपिटल आएगा। अच्छा, कैपिटल में बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, बैलेंस कैपिटल का ए का कितना है, 30,000, बी का 20,000, सी का 10,000। मैंने सबसे पहले कैपिटल को कैपिटल में ट्रांसफर किया। उसके बाद जनरल रिजर्व। अच्छा, जनरल रिजर्व क्या होता है गाइस, जनरल रिजर्व इज अ प्रॉफिट, तो जनरल रिजर्व इज अ प्रॉफिट, तो रिजर्व किधर जाएगा, पार्टनर्स के अकाउंट में। अच्छा, ये रिजर्व डेथ के पहले का है, तो ये सब में डिवाइड होगा 3:1 के रेशियो में। तो क्या करोगे, 6,000 डिवाइड बाय 6 करोगे। अच्छा, वो तो बोलेंगे सर 6 कहाँ से आया, गाइस इनकी ओल्ड रेशियो क्या है, 3:1, तो 3 + 2 5, 5 + 1 6। सो व्हेन यू डिवाइड दिस बाय 6, योर आंसर इज 1000। तो अब इसको डिवाइड रेशियो में डिवाइड करो, 3 1s are 3, 2 1s are 2, बराबर है, एंड 1 1s are 1। 3:1 के रेशियो में डिवाइड किया तो क्या अमाउंट आया, 3,000, 2,000 और 1,000। अब बचा क्या, क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल। तो बाकी के जो लाइबिलिटी है वो न्यू बैलेंस शीट में जाएगा। अच्छा, क्यों न्यू बैलेंस शीट में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने इसका अकाउंट नहीं बनाया हुआ है, वी हैव नॉट प्रिपेयर्ड अकाउंट फॉर दिस, बराबर है, हमने यहाँ पर इसका अकाउंट प्रिपेयर नहीं किया है। सो नेक्स्ट बिल्स पेबल आएगा गाइस। अच्छा, बिल्स पेबल भी सेम, आउटर कॉलम, नो एडजस्टमेंट। दिस इज माय फर्स्ट स्टेप, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। अब गाइस सुनो मेरी बात, यहाँ पर 2-3 पार्टनर थे, ए बी सी, बराबर है, देयर वर 3 पार्टनर, ए बी एंड सी। अभी इसमें से किसकी डेथ हुई, सी का। अच्छा, इनका ओल्ड रेशियो क्या था, पहले वो बताओ, व्हाट वाज द ओल्ड रेशियो। इनकी ओल्ड रेशियो क्या थी, 3:1, बराबर है। अब इसमें से डेथ किसका हुआ, सी का डेथ हो गया, तो सी का रेशियो हटा दो, तो अब इनकी रेशियो क्या बचती है, 3:2। अच्छा, मैंने सी का क्यों नहीं लिया गाइस, सिंपल लॉजिक है, जिसका डेथ हो रहा है उसका शेयर हटा देने का, तो हमें न्यू रेशियो मिल जाएगा, बराबर है। आई गेट द न्यू रेशियो, सिंपल। ठीक है, मैंने अब सी का शेयर हटा दिया गाइस, तो मुझे न्यू रेशियो मिल गया। अच्छा, बहुत लोग बोलेंगे अभी सर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि हमें गेन रेशियो निकालना है। तो गाइस
ये सम में हमें गेन रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्यों? गुडविल राइट ऑफ नहीं हो रहा है। तो हम सीधा हमारे नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। आफ्टर गेन रेशियो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है रिकॉर्ड शेयर ऑफ गुडविल। अब गाइस गुडविल बोला है, वैल्यू करने बोला है ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। मतलब मुझे गुडविल यहाँ पर गाइस क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे क्या करना है? वर्किंग नोट बनाना है गाइस। आई हैव टू प्रिपेयर वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट के लिए मैंने क्या किया? वर्किंग नोट नंबर 1, फर्स्ट मैंने इस पे आया, 1 सेकेंड, ठीक है। ओके गाइस, सबसे पहले हमारा यहाँ पर गुडविल टू बी वैल्यूड ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। तो अभी मुझे क्या करना है गाइस? गुडविल को पहले वैल्यू करना पड़ेगा। तो मेरा गुडविल वैल्यू करने के लिए लास्ट 4 ईयर्स का प्रॉफिट क्या है? 90,000, 90,000, 80,000 और 1 लाख। ये मेरे 4 साल के प्रॉफिट है। तो 90,000 प्लस 90,000 प्लस 80,000 plus 1 lakh. This is my profit of last 4 years. I have to divide this by 4. So on the basis of that, if you add this, ये सब add करोगे guys, तो तुम्हें यहाँ पर न्यूमरेटर का वैल्यू कितना मिल रहा है? देखो 90 प्लस 90 प्लस 80 प्लस 1 लाख बराबर है 180, 260, 360 आता है। तो तुम्हारा यहाँ पर टोटल प्रॉफिट आ रहा है। अच्छा, टोटल प्रॉफिट मतलब है ये 4 साल का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 4। So when you divide this by 4, your answer will be 90,000. तो गुडविल कितना मिला हमें? गुडविल सॉरी, हमें अभी एवरेज प्रॉफिट मिला है 90,000 इंटू 2 करना है। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस, ये तुम्हें गुडविल आ जाएगा 1,80,000 फॉर द फर्म। अब गाइज डेथ किसकी हो रही है? तो हमें शेयर ऑफ गुडविल सी का कैलकुलेट करना है। वी हैव टू कैलकुलेट शेयर ऑफ गुडविल ऑफ सी, बराबर है। तो उसके लिए क्या करोगे? 1,80,000 ये पूरे फर्म का शेयर है, इसमें से सी का शेयर क्या था? 1/6। तो 1/6 शेयर कैलकुलेट करोगे, डिवाइड बाय 6 करना है गाइस। तो तुम्हें शेयर ऑफ गुडविल कितना मिलेगा? 30,000 मिलेगा। दिस इज द शेयर ऑफ गुडविल सी का। गाइस हमने सी का शेयर क्यों कैलकुलेट किया? क्योंकि उसकी डेथ हो रही है। ये जो गुडविल हमने कैलकुलेट किया ये पूरे फर्म का है। दिस इज द गुडविल ऑफ द फर्म। पूरे फर्म का गुडविल है गाइस। कितना है? 1,80,000। बट अभी ये 1,80,000 में ये शेयर तो तीनों गुडविल तीनों पार्टनर का है, बराबर है। तो अभी हमारे केस में क्या हो रहा है? डेथ किसका हो रहा है? जिसका डेथ होएगा हमें उसका ही शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करना है। तो शेयर ऑफ गुडविल सी का कितना आ रहा है? 30,000। गॉट इट? नाउ आई हैव टू रिकॉर्ड दिस इन माय सॉल्यूशन। अच्छा, सम में गुडविल फॉर्म का रेज करने बोला है, कुछ बताया है गाइस? नहीं बोला है। इन द एब्सेंस I will assume only the share of goodwill of deceased partner is raised. तो गुडविल जब रेज होता है तो इट इज अ इनकम फॉर द पार्टनर। पार्टनर के लिए इनकम है, तो पार्टनर का इनकम उसके कैपिटल के क्रेडिट में आता है। तो बाय गुडविल अकाउंट किसका लिया मैंने? दैट इज गुडविल रेज। हाउ मच गाइज? 30,000। अब इसका डबल इफेक्ट दोगे। कैपिटल में बाय गुडविल, गुडविल में टू कैपिटल, किसका? सी कैपिटल। ठीक है, ये मेरा गुडविल रेज का एंट्री है। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर डिसीज पार्टनर कैपिटल। ठीक है, कहीं पर भी गाइस एडजस्टमेंट नंबर 3 में गुडविल राइट ऑफ करने बोला है क्या? नहीं बोला है। नहीं बोला रहेगा तो हमें गुडविल अकाउंट को क्लोज करना है, और गुडविल अकाउंट में जो भी डिफरेंस आएगा, जैसे अभी डिफरेंस आ रहा है 30,000, सो दैट विल बी शोन एज क्लोजिंग बैलेंस। और वो जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हम न्यू बैलेंस शीट में दिखाएंगे। दैट इज इन न्यू बैलेंस शीट गुडविल एज पर वर्किंग नोट। ठीक है, ये मेरा वर्किंग नोट के बेसिस पे मुझे मिल गया। कितना मिला? 30,000। गॉट इट? ये मेरा गुडविल रेज हुआ, और रेज होने के बाद मैंने उसको क्लोज करके उसका बैलेंस मैंने ट्रांसफर कर दिया। तो मेरा गुडविल अकाउंट टैली हो गया गाइस। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है? शेयर ऑफ गुडविल के बाद रिकॉर्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये पूरा सम हमने रीड किया, कहीं पर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने बोला है? नहीं बोला है। तो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा?
गाइस ये तो मैं आई शो यू द स्टेप्स, ये देखो हम जो स्टेप्स में बात कर रहा हूँ तुमको भी ये याद होने चाहिए गाइस। अच्छा, शेयर ऑफ गुडविल के बाद हमें रीवैल्यू करना है, सॉरी, पर ठीक है ये भी देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सम में किधर भी नहीं दिया हुआ है तो इसका एंट्री नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है अब, रीवैल्यूएशन करना है। क्या? एसेट्स एंड लाइबिलिटी। तो एसेट्स एंड लाइबिलिटी रीवैल्यूएशन का इंफॉर्मेशन पॉइंट नंबर एडजस्टमेंट नंबर 1 में दिया है। एडजस्टमेंट नंबर 1, एसेट्स वर रीवैल्यूड, लैंड एंड बिल्डिंग 20,000 पे वैल्यू करने बोला है। लैंड एंड बिल्डिंग का ओल्ड वैल्यू 17,000 था गाइस, ये लोग बोल रहे हैं वैल्यू है 20,000, मतलब लैंड का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज को हम क्या बोलते हैं, एप्रिसिएशन, वी कॉल इट एज एप्रिसिएशन। तो कितने से एप्रिसिएशन हुआ गाइस, एप्रिसिएशन इज बाय 3,000। ठीक है, आई प्रोसीड फर्दर। एप्रिसिएशन आया लैंड एंड बिल्डिंग में 3,000 का। इन्वेस्टमेंट में देखो सेम लाइन, इन्वेस्टमेंट एट 23,600। इन्वेस्टमेंट का ओल्ड वैल्यू 25,000 था, ये लोग बोल रहे हैं 23,600 पे वैल्यू करने के लिए, मतलब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, तो उसको हम क्या बुलाएंगे, डेप्रीसिएशन। कितने से डेप्रीशिएट हुआ, 1,400। कैसे आया, 25,000 में से मैंने 23,600 माइनस किया है गाइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये सबका डबल इफेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा। अब जैसे लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट हुआ, ठीक है, कितने से अप्रिशिएट हुआ था गाइस, 3,000 से। तो अप्रिसिएशन इज अ प्रॉफिट, वो रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा, सॉरी क्रेडिट में आएगा, आई रिपीट सॉरी, क्रेडिट में आएगा गाइस। अप्रिसिएशन इज प्रॉफिट, क्रेडिट में आएगा। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू डेप्रिशिएट हुआ, वो डेबिट में जाएगा। ठीक है, अब बचता है डेटर्स। गाइस पहले डेटर्स 2,000 था, या 2,000 छोड़ो, सीधा ये देखो डेटर्स पहले कि नेट अमाउंट क्या था डेटर्स का, 28। क्यों था, क्योंकि उसमें 2,000 रुपये आरडीडी था। अब हमने न्यू बैलेंस शीट में आरडीडी चार्ज किया है क्या डेटर्स पे, नहीं किया है। तो नहीं, क्यों नहीं किया, क्योंकि वो लोग ने समय बोला है ऑल डेटर्स आर रिकवरेबल। तो डेटर्स अगर रिकवरेबल है तो देयर विल बी नो आरडीडी। तो अगर तुम आरडीडी नहीं चार्ज करते हो तो उससे तुम्हारा डेटर्स का वैल्यू बढ़ रहा है, तो आरडीडी क्रेडिट में आएगा। अच्छा, वो तो बोलेंगे सर आरडीडी तो लॉस है तो डेबिट में आना चाहिए। गाइस मैं आरडीडी इस बार लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आरडीडी था, मैंने आरडीडी को हटा दिया, तो हटाने की वजह से मेरा डेटर्स का वैल्यू बढ़ गया। कितने से बढ़ गया, 2,000 रुपए से। तो इट इज अ प्रॉफिट फॉर मी, क्यों, मेरा डेटर्स का वैल्यू बढ़ गया। पहले मेरा डेटर्स 28,000 था, अब मैंने आरडीडी जब नहीं दिखाया, क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि वो लोग ने बोला ऑल डेटर्स आर रिकवरेबल, तो इसलिए मेरा 30,000 हो गया। गॉट इट गाइस, अभी ये सब हो गया रिकॉर्ड। हमें क्या करना है, ये अकाउंट को क्लोज करना है। क्लोज करोगे तो 5,000, दैट इज माई रिवैल्यूएशन का ये क्रेडिट साइड है, और डेबिट साइड में कितना है, 1,400। सो वी गेट 3,600 का प्रॉफिट। अच्छा, नाउ क्वेश्चन बहुत लोग का ये, सर प्रॉफिट है लॉस है आपको कैसे पता चला। सिंपल है गाइस, क्रेडिट इनकम होता है और डेबिट एक्सपेंस होता है। हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है, तो वी आर गेटिंग अ प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। क्यों, क्योंकि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बिफोर डेथ है। ये सब बैलेंस शीट आइटम्स एसेट्स जो है डेथ होने के पहले खरीदे हुए थे ना, तो इसमें शेयर सबका है, मतलब इसमें सी का भी शेयर है, ए का भी है और बी का भी है। तो हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन करके सबका शेयर ऑफ प्रॉफिट डिवाइड करेंगे। अच्छा कैसे करेंगे, 3,600 पहले डिवाइड बाई 6 करो, तो 6 से डिवाइड करने पे 3,600 डिवाइड बाई 6 बराबर है। तो तुम्हें आंसर कितना आता है, 3,600 डिवाइड बाई 6 गाइस, 3,600 डिवाइड बाई 6, सो हाउ मच यू गेट, यू गेट 600 बराबर है। तो 600 इंटू 3 करो, सिंपल 3 क्यों, क्योंकि ए का शेयर 3 है, तो यहाँ पर आएगा 1,800, यहाँ पर आएगा 1,200, यहाँ पर आएगा 600। तो मैंने क्या किया, रिवैल्यूएशन करके प्रॉफिट डिवाइड किया। अब इसका डबल इफेक्ट देना है, रिवैल्यूएशन में बाय कैपिटल, कैपिटल में बाय रिवैल्यूएशन।
दिस इज अ प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट. ठीक है, 1800, 1200 and 600. I am done with this. Now what is the next step? After revaluation, record interest on capital, record interest on drawings. वो दोनों हमारे सामने दिया नहीं है, तो दोनों का एंट्री नहीं आएगा. सीधा नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं. कैलकुलेट प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर टिल द डेट ऑफ डेथ. अब हमें प्रॉफिट निकालना है गाइस. अब देखो, प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहला चीज तुम्हें डेट ऑफ डेथ देखना पड़ेगा. अभी ये बंदे की डेथ कब हुई है? सी की 30 सितंबर को, बराबर है. और बैलेंस शीट की लास्ट डेट क्या है? 31 मार्च. मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीना ये बंदे ने काम किया. सी वर्क फॉर 6 मंथ्स. तो 6 मंथ्स का ही विल गेट शेयर ऑफ प्रॉफिट. उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट तो मिलेगा ना. 6 महीना काम किया तो 6 महीने का उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट का शेयर देना पड़ेगा. तो पॉइंट नंबर 4 में उसी के बारे में बोला है. देखो, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द डेट ऑफ हिज डेथ टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स. लास्ट 2 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे देने का. अभी लास्ट 2 ईयर्स कौन सा है? 2010-11 एंड 11-12. तो मैं क्या कर रहा हूँ, वर्किंग नोट बना रहा हूँ गाइस. वर्किंग नोट नंबर 2. तो लास्ट 2 ईयर्स का प्रॉफिट 80,000 प्लस 1 लाख. तो मुझे पहले तो इसका एवरेज निकालना है गाइस. तो मैंने क्या किया, 80 प्लस 1 लाख डिवाइड बाई 2 किया. तो मुझे मिलेगा 1,80,000 डिवाइड बाई 2 विच इज 90,000. ये एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 2 ईयर्स है. तो अब मुझे क्या करना है, किसका कैलकुलेट करना है? शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ सी, बराबर है. तो 90,000 इंटू 1/6. अच्छा, 1/6 क्यों? क्योंकि सी का शेयर 1/6 है. तो 90,000 को गाइस 6 से डिवाइड करो. 1/6 शेयर है उसका, तो 15,000 मिलता है. बट प्रॉब्लम ये कि ये जो 15,000 ये तो पूरे साल का है. दिस इज पर एनम, बराबर है. तो सी ने पूरे साल भर काम किया क्या? नहीं, उसने सिर्फ 6 महीना वर्क किया था. क्योंकि 6 महीने बाद उसकी डेथ हो गई. तो 6 महीने का प्रॉफिट कितना होता है? 7,500. दिस इज 7,500. तो मुझे यही अभी रिकॉर्ड करना है गाइस, शेयर ऑफ प्रॉफिट. क्योंकि सी का डेथ हुआ है तो हम उसको 6 महीने का प्रॉफिट भी पे करेंगे. तो वो 6 महीने का प्रॉफिट कितना होता है? 7,500. अब गाइस सी को शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है, तो उसके लिए वो इनकम है या एक्सपेंस है? इट इज अ इनकम फॉर हिम. तो वो हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे. कौन से अकाउंट में? बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. याद है मैंने बताया था, आई हैव टोल्ड यू इन द इंट्रोडक्शन कि जो भी प्रॉफिट होगा वो सस्पेंस अकाउंट में हमें दिखाना है. और सस्पेंस अकाउंट का डबल इफेक्ट कहा दोगे? न्यू बैलेंस शीट में. प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. ठीक है गाइस, दिस इज माय शेयर ऑफ प्रॉफिट 7,500. अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? दैट इज सेटल द बैलेंस ऑफ डिसीज पार्टनर. तो डिसीज पार्टनर कौन है? सी. तो हम उसका अकाउंट क्लोज करेंगे गाइस. तो क्लियरली वी कैन सी उसके क्रेडिट साइड की टोटल 49,100 है. तो उसका डिफरेंस 49,100 आ रहा है. जो भी डिफरेंस आएगा हम उसके लीगल हायर के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. अच्छा, लीगल हायर को एग्जीक्यूटर बुलाते हैं. तो एग्जीक्यूटर के कौन से अकाउंट में जाएगा? लोन अकाउंट में. इट विल बी ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटर लोन. कितना जाएगा? 49,100. तो और इसका डबल इफेक्ट कहाँ दोगे? एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट का न्यू बैलेंस शीट लाइबिलिटी. क्यों? क्योंकि हमको पे करना है. अभी तक हमने पे नहीं किया है. डन टिल हियर. अब हमें लास्ट बाकी अकाउंट क्लोज करने. सो आई स्टार्ट विथ बी कैपिटल. बी कैपिटल क्लोज करोगे तो 23,200 आ रहा है. ठीक है गाइज, तो इसका बैलेंस 23,200 मिल गया. अब ए का अकाउंट क्लोज करोगे तो ए का क्रेडिट टोटल देखो कितना आता है. क्रेडिट टोटल मैंने ऐड किया 34,800 आ रहा है. सो डिफरेंस आया 34,800. नाउ जो भी डिफरेंस आएगा ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है. अच्छा, ये लोन अकाउंट में नहीं जाएगा क्योंकि ये पार्टनर्स की डेथ नहीं हुई है गाइस. जिसका डेथ हुआ है उसका अमाउंट एग्जीक्यूटर अकाउंट में जाएगा. और जो पार्टनर जिंदा है, सर्वाइविंग पार्टनर जिसको हम बोलते हैं, तो उनका कैपिटल हम न्यू बैलेंस शीट में दिखाएंगे. दैट इज फॉर ए एंड बी. अच्छा, ए का कैपिटल कितना बचा? कैपिटल ऑफ ए इज 34,800.
एंड बी का कितना था 23,200, ये मैंने यहाँ से उठाया, देखो गाइज ये यहाँ का, ठीक है। तो टोटल बाहर आ जाएगा 35, 38, 58,000। लास्ट क्लोज द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्लोज करोगे गाइज तो यहाँ पर तुम्हारा बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड 113,600 आ रहा है। इसका टोटल चेक इट आउट कितना, एक सेकेंड आज गाइज मैंने इधर गुडविल रॉन्ग लिख दिया है, टाइपिंग एरर है। हाँ 30,000 है ये, 113,600 पे बैलेंस शीट टैली हो रहा है गाइज। द बैलेंस शीट गेट्स टैली एट 113,600।